रूहानी ताल्लुक, एतमाद और अकीदत। लेकिन जब यही रिश्ता लालच, नफ़रत या साजिश की नज़र हो जाए तो अंजाम हौलनाक होता है। आज की कहानी एक ऐसे पीर की है जिसे अपने ही मुरीद ने मौत के घाट उतार दिया। इल्ज़ाम है कि इस खौफनाक मंसूबे में मकतूल की बीवी, बेटा और बेटियां भी शामिल थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरसों का एतमाद खून में बदल गया? क्या वाकई रिश्तों ने वफा का दामन छोड़ दिया, या इस कत्ल के पीछे कोई और राज छुपा है? देखिए आज का खसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, ये वाकया सिर्फ एक कत्ल के कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे इल्ज़ामात की दास्तान है जिन्होंने मुआशरे को हिला कर रख दिया। एक रूहानी पेशवा जिस पर लोग एतमाद करते थे, अपने ही करीबी हलके में मुबैना साजिश का शिकार बन गया। आप देख रहे हैं रोही न्यूज़। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। आज जिस कहानी की मैं बात करूंगा, जिस वाक्य का, बल्कि वाकया कहना या कहानी कहना इंतहाई ज़्यादती होगी। ये कहानी है मुल्तान की। थाना शाह शम्स की हदूद में एक वाकया होता है। एक रूहानी पेशवा जो कि अपने कोई 20,000 मुरीदैन के लिए फैज़ बांटा करते थे, उनके साथ ये वाकया पेश आता है। वाकया कैसे पेश आता है और कौन इस वाकये में शामिल होता है, ये कहानी शुरू होती है इस वाकये से कुछ अरसे पहले, जहाँ एक मुरीद इतना एतमाद हासिल करता है, इतना एतमाद इस्तवार करता है कि उसका ताल्लुक उसके घर तक, मतलब पीर साहब के घर तक एक्सेस हो जाती है। वो पीर साहब के पास, उनके घर में उनके बच्चों के साथ आना जाना शुरू करता है, तो वहीं वो ताल्लुक इस्तवार करता है पीर साहब की बीवी के साथ। लेकिन यहाँ रुक कर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये मुरीद है उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 26 से 27 साल है, और जो वो खातून हैं जो कि पीर साहब की जोजा हैं, उनकी उम्र कोई 50 साल के करीब है। और उसके बावजूद ये एक रिश्ता बनाया जाता है, और इस हद तक ये रिश्ता बन जाता है कि वो बीवी उसके साथ घर छोड़कर चली जाती हैं। और कुछ दिनों के बाद पीर साहब को एक नोटिस मिलता है तनसीखे निकाह का, और उसके बाद पता चलता है कि वो उस मुरीद के साथ निकाह कर लेती हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी कि अगर आप किसी के साथ कोई ताल्लुक बनाना चाहती हैं तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप पहले पहले वाला ताल्लुक छोड़ें और अपना एक नया ताल्लुक बना लें। लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं खातून, तो कुछ ही अरसे बाद वो रियलाइज़ करती हैं कि यहाँ मोहब्बत तो है, सब कुछ है, लेकिन वो पैसा नहीं है जो वो पीर साहब के पास था, वो जो आसाइशें नहीं हैं जो वो पीर साहब के पास थीं। आखिर उसे वो रिव्यू करना पड़ता है अपने सारे इस मंसूबे पर, और फिर वो वापसी का रास्ता तलाश करती है। तो फिर उस वापसी के जो रास्ता वो निकलता है, तो वहाँ वो बहाने बनाती है कि वो उसका अब आखिरी वक्त है, वो बहुत बीमार है और वो अपने बच्चों की खातिर वापस आना चाहती है। उसमें मतलब वो जो रिश्तेदार होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। खैर, पीर साहब का भी दिल नरम किया जाता है या करवाया जाता है, और पीर साहब इजाज़त दे देते हैं कि बच्चों की वजह से। अब यहाँ बात आ जाती है कि बच्चे बच्चे कितने हैं। पीर साहब के 4 बच्चे हैं, जिसमें मतलब 25 साल का बेटा है, 2 बड़ी बेटियां हैं, जिसमें एक 26 साल की बेटी है, एक 22 साल की बेटी है, एक छोटा बेटा है। 4 बच्चों की माँ आखिरकार वापस आती है, लेकिन वो वापस सिर्फ एक माँ बनकर आती है। तो लाजमी सी बात है कि जब वो दोबारा घर में रहती होंगी तो पीर साहब की जब भी नज़र पड़ती होगी तो कुछ ना कुछ कह देते होंगे। लेकिन जो दिल था, दिल तो आज भी वहीं मौजूद था जहाँ से वो छोड़कर आई थी। तो फिर इसमें कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है कि वो जो खातून है, उनकी बहन भी इस सारे मंसूबे में शामिल होती हैं, और वो बहन उस पीर मुरीद को दोबारा से मैसेजेस करना शुरू करती हैं कि ये तुम्हारे बगैर मर जाएगी, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम इससे आकर मिलो। हालांकि कहा जाता है, जिस तरीके से हमारी बात हुई उस ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि अब हम जो उस पर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब उस बंदे से मुरीद से बात हुई तो उसने कहा कि मैं तो वो छोड़ चुका था, लेकिन मुझे बार बार मुझे मैसेजेस किए गए, वो हाथों पे मतलब जिस तरीके से दिखाया जाता है कि अपनी नसें काट ली जाती हैं, तो वो काट के तस्वीरें बना के भेजी गई कि तुम्हारे बगैर ये मर जाएगी, वरना इससे मुलाकात करो, इससे मिलो, इससे ताल्लुक़ ना तोड़ो, ये आज भी तुम्हारी ही बीवी है। आखिरकार फिर एक नया मसला खड़ा हो जाता है कि आखिर पीर साहब के होते हुए ये रिश्ता कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो फिर एक मुबैना तौर पर एक साजिश, एक पूरा रची जाती है, और उसमें बेटियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। आखिर बेटियां क्यों इसमें इतने घिनौनी साजिश में शामिल हो गई? तो बेटियों का मसला जो बेटियों ने बताया वो ये कि मतलब जो हमारे बाबा थे, वो जो पीर साहब थे, जो कि फैज़ बाँटा करते थे, वो बेटियों को मना करते थे, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, कि उस पर आप अपने अकाउंट्स मत बनाएँ, ये एक बेराह रवी का रास्ता है। ये वो सब कुछ वो चाहती थी कि उन्हें एक आज़ादी मिले, इस वजह से वो भी अपनी माँ के साथ शामिल हो जाती हैं। बेटे
बेटे को भी शामिल किया जाता है। आखिरकार वो मुरीद को बुलाकर एक पूरा मंसूबा तैयार किया जाता है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। जहाँ मुरीद से बात की जाती है तो मुरीद कहता है कि पहले मैंने बहुत कोशिश की कि ये मामले को वैसे ही निपटा दिया जाए किसी काले जादू से, और वहाँ मतलब मैंने इसमें बहुत पैसा खर्च किया, कभी किसी को पैसा दिया, कभी किसी को पैसा दिया। आखिरकार जब मामला हल ना हो सका और मुझे यहाँ से भी प्रेशर था कि जो कि सो कॉल्ड उसकी बीवी थी, पीर की बीवी, जो कि पहली बीवी थी और उसके बाद अब मुरीद की बीवी थी, तो वो बार-बार कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। और सिर्फ़ वो ही नहीं कहती थी, उसकी बेटियाँ भी उसको मैसेज करती थीं। उसकी वो बहन जो कि पीर साहब की साली थीं, वो भी उनको बार-बार मैसेज करती थी कि नहीं, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ करो। आखिरकार एक मंसूबा बनाया जाता है और वो मुरीद उन सबको कहता है कि ठीक है, मैं एक ज़हर का बंदोबस्त करता हूँ और फिर वो ज़हर खाने में मिलाकर देना आपने है। तो ये सब लोग मान जाते हैं कि ठीक है, कि हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं जानते थे कि ये क़यामत वो अपने ऊपर ही ढा रहे हैं। आखिरकार उस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, बेटा जाता है मुरीद से वो ज़हर लेके आता है और वो बेटियाँ उसको ज़हर को उस पीर साहब कहा जाता है कि रोज़ाना रोज़ा रखा करते थे। तो सहरी में उस ज़हर को आटे में मिलाया जाता है और उसकी वो रोटी बनाकर पीर साहब को दी जाती है, जिस ज़हर वाली रोटी से पीर साहब रोज़ा रखते हैं। ख़ैर वो वहाँ देखा जा रहा होता है कि पीर साहब की तबीयत कैसी है, तो पीर साहब जब सोते हैं तो वो उनकी आँख खुलती है, उनकी तबीयत ख़राब होती है और उन्हें वॉमिट्स होने लग जाती हैं। तो बेटी बहुत परेशान हो जाती है और बेटी फ़ौरन फ़ोन करती है पीर को कि मसला ख़राब हो गया है, क्योंकि बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें उल्टियाँ हो गई हैं, और उन्होंने एक कॉल भी कर दी है। उन्होंने पीर साहब की जब तबीयत ख़राब होती है तो पीर साहब एक फ़ोन करते हैं अपने करीबी एक मुरीद को और उनसे कहते हैं कि किसी डॉक्टर को लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेटी वहाँ वो इत्तला पहुँचाती है उस मुरीद को कि फ़ौरी तौर पर आओ और इनको गोली मार दो। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो ये कहती है कि ये किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुँच गए तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा, पता चल जाएगा कि इन्हें ज़हर दिया गया है, फिर मसला ख़राब हो जाएगा। तो इतनी इसी असना में मतलब बेटा उसको मुरीद को लेकर आता है, घर में एंटर कराता है, तो वो बैठक के रास्ते वो जो आप हुजरा कह लें वहाँ लाते हैं, तो वो पीर साहब को गोली मार दी जाती है। और कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि बेटी चेक करती है और कहती है कि अभी बाबा ज़िंदा हैं, इन्हें एक और गोली मारो। मैं समझने से कासिर हूँ, कहा जाता है कि बेटियाँ तो बाप के बहुत करीब होती हैं, कि ये हमारा मुआशरा आखिर किस तरफ गामज़न हो गया है, किस बेरारवी की तरफ गामज़न हो गया है कि एक बेटी बाप को चेक कर रही है। क्या चेक कर रही है? क्या वो अभी ज़िंदा तो नहीं? और उस वजह से वो कहती है एक और गोली मारो। तो फिर वो मुरीद क्या मैं उसे कहूँ कि वो सफ़ाक कातिल, वो एक और सर में गोली मारता है और वो कहता है कि अब काम मुकम्मल हो गया। कहानी उन्हें लगता है कि शायद ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद 15 होती है, पुलिस आती है और पुलिस के सामने यही ड्रामा रचाया जाता है कि शायद जो मतलब कोई डकैत थे जो कोई डाका डालने आए थे और उन्होंने ये सब कुछ कर दिया है। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, या मैं कहना चाहूँगा वो जो एसएचओ बिलाल थे थाना शाह शम्स के, और स्पेशली वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वकास, वो एक जवान शख्सियत, वो जब वहाँ जाके सारा मामला देखते हैं और वो जो इन्वेस्टिगेशन जब इंटेरोगेट शुरू करते हैं और एक छोटा-छोटा सा इंटरव्यू ही किया जाता है जब फैमिली से, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन जब उसको दायरा कार को बढ़ाया जाता है, तो अभी पीर साहब का स्वयं नहीं होता कि सारी गुत्थियाँ सुलझा ली जाती हैं और तमाम ख़ानदान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और ये सारा घिनौना केस आम पूरे इस माशरे के सामने आ जाता है कि आखिर वो पीर साहब को कत्ल करने वाला वो सिर्फ़ मुरीद नहीं था, बल्कि उनके खूनी रिश्ते, वो हमसफ़र, वो बीवी, उसके बाद वो बेटियाँ, वो बेटा, वो सब इसमें शामिल थे। आज मेरा ख़्याल है कि हमारे मुआशरे को उस तरबियत को एक दफ़ा जो कि ये सारी करते हैं हम, उसमें माँ-बाप भी शामिल हैं, उसमें असातिज़ा भी शामिल हैं। कहीं तो कोई कमी रह गई है कि हम आए दिन ऐसा कोई ना कोई वाक़या देखते हैं। तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ वो कमी रह गई है कि जिसकी वजह से आए दिन हम एक ऐसी क़यामत देखते हैं।